मालिक को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हमारे बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। बुक जो हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है द विजडम ब्रिज। एक बच्चे की परवरिश करने के बारे में दादी ने 9 सिद्धांतों के बारे में बताया है। इससे पहले जो हमने इसमें पढ़ा था वो था दादी का मैसेज, डियर पेरेंट्स, प्रिय माता पिता। वो माता पिता को क्या बताना चाह रहे थे। 9 सिद्धांतों से पहले उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी गुरु शिष्य की। वो स्टोरी हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत पहला। एक बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। एक बच्चा है, कल हमने पढ़ा था कि बच्चे के आने से पहले कितनी तैयारियां होती हैं। तैयारी भी भिन्न प्रकार की होती है। कहीं एकल परिवार होता है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। संयुक्त परिवार है तो वो हाथों हाथ बच्चा कब पल जाता है पता भी नहीं चलता है ना। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे सिद्धांत एक। सिद्धांत एक का भाग, सिद्धांत एक में अध्याय एक है जिसका नाम है एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं बनता है। कोई एक गांव है, सिर्फ जगह है इसीलिए गांव नहीं बना है। वहां पे जितने ज्यादा लोग हैं उस हिसाब से उसको गांव बनाया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बच्चे का पालन पोषण करना सामूहिक प्रयास होता है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, अध्यापक और केयर गिवर यानी कि देख रेख करने वाले लोग, ये सभी लोग बच्चे के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जब सभी लोग मिलकर एक साथ कोशिश करते हैं तो बच्चा फलता और फूलता है। एक गांव कोई जगह नहीं है, ये तो लोगों से ही बनता है। कुछ पीढ़ियों पहले तक चाहे कोई धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या फिर अशिक्षित, हर किसी को लोगों का सहयोग मिलता था। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आज हम में से अधिकतर लोग अपने माता पिता और दादा दादी से बहुत दूर रहते हैं। अगर हम उनके पास रहना भी चाहें तो ये आसान नहीं होता है। हमारे घर छोटे हैं, हमारी जीवन शैलियां अलग हैं और नौकरी के सिलसिले में हमें एक शहर से दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ सकता है। वैसे भी कोविड-19 की महामारी ने हमारी यात्रा करने की आदत एक तरीके से खत्म सी कर दी है। इस बदलते समय में हम फिर से अपने लोगों के साथ होने की घनिष्ठता को कैसे पा सकते हैं। घनिष्ठता से मेरा मतलब दिलों के एक होने या आपसी जुड़ाव से है। ये अपनेपन का ऐसा एहसास है जिसका अनुभव हम अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। और यही अपनापन, यही आपसी जुड़ाव ही इस किताब की आत्मा है। और इसमें इस विचार के साथ व्यक्त किया गया है कि जब हमें आपस में जोड़ने वाले रिश्तों को जब हम संजोते हैं तब मानवता की उन्नति होती है। और परवरिश का यही भाव परिवार से शुरू होकर पूरे समुदाय में व्याप्त रहता है। बच्चे की परवरिश करनी है तो सिर्फ अकेले माता पिता काफी नहीं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है उस तरह से। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जब बच्चा ज्यादा लोगों के हाथों में रहता है ना तो वो कब पल जाता है पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है। आगे है, एक बच्चे की परवरिश करने में अनेक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। यह अफ्रीकी कहावत अपनेपन के इसी भाव को दर्शाती है। इस पूरी किताब में मैंने ऐसे उपाय और विचार प्रस्तुत किए हैं जो इस आधुनिक समय में समुदाय और लोगों के अपनेपन और आपसे जुड़ाव को दोबारा स्थापित कर सकते हैं। चाहे आप किसी नटखट बच्चे के शहरी माता पिता हो या आईपैड का इस्तेमाल करने वाले दादा या फिर कोई मेहनती केयर गिवर, ये किताब आपके संबंधों को दिल के और करीब लाने में मदद करेगी। जहाँ दिल होता है वहीं तो प्यार होता है और यही प्यार अपनेपन को मजबूत बनाता है। मैं बड़ा ही खुशकिस्मत था कि जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उनसे मुझे ऐसा ही प्यार और दुलार मिला। दाजी को गांव के लोगों से मिला अपनापन और सहयोग। दाजी बताते हैं कि मेरा जन्म 1956 की हेमंत ऋतु में
भारत में गुजरात के कल्ला नामक गांव में हुआ था। कल्ला गर्मियों में धूल से भरा हुआ भूरे रंग का हो जाता था गांव। बरसात में यहाँ नए पत्तों की हरियाली छा जाती थी और मेरे दिल में इसकी यादें हमेशा ही सुनहरी रहेंगी। हमारे गांव में 50 से भी कम परिवार थे और अधिकतर लोगों के घर वहां की एक मुख्य गली के किनारे पर थे। गांव में मंदिर और मस्जिद ऐसी दो जगह थी जहां लोग आपस में मिला करते थे। मेरे पिता एक आयुर्वेदिक वैद्य थे और वे गांव के कई लोगों की कई तरह की बीमारियों का इलाज किया करते थे। उनका ये काम पेशा कम और लोगों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा तुल्य ज्यादा था। ये लाइन आज का क्या होता है कि आज हम जरा सी योग्यता हासिल कर लेते हैं और उससे ये सोचते हैं कि इससे अर्निंग कैसे की जाए। जरा सी हमने पढ़ाई कर ली डॉक्टर की तो अब हम ये सोचते हैं कि किसी को सलाह भी देनी है तो उसको मुफ्त में क्यों दें। क्यों? क्योंकि हम उसको ना पेशा बना लेते हैं, जबकि हम ये नहीं सोचते कि हमें जो मिला है वो मालिक की कृपा से मिला है, तो उसको निस्वार्थ बांटिए। तो उनके पिताजी का ये पेशा था लोगों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा तुल्य ज्यादा था। नदी के पास हमारी खेती हर जमीन थी जिसमें पिताजी खेती बाड़ी करते थे। खेत की उपज हमारे खाने की जरूरत को पूरा करती। हमारे पास खाने की मेज नहीं थी, हम जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। भले ही हमारा घर छोटा सा था, लेकिन मेरी दादी की मौजूदगी उनकी उसकी शोभा बढ़ाती थी उस घर की। उनके कोमल स्वभाव ने हमारे सीमित साधनों को भी एक तरह की गरिमा प्रदान करती थी। वे हमेशा मेरी माँ का मनोबल बढ़ाया करती थी, जो घर की देख-रेख और 5 बच्चों को पालने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। हम 2 भाई और 3 बहनें थीं। मैं चौथी संतान था और मुझसे एक छोटी बहन थी। किला गांव में कई बच्चे थे और हम सभी साथ मिलकर खेलते थे। मैं काफी शरारती था और इसकी वजह से अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था। जो बच्चा ज्यादा नटखट होता है उसको उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पिटाई भी बहुत होती है। जब मैं अपने पोते पोतियों के बचपन की तुलना अपने बचपन से करता हूँ तो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो है आजादी, जिसका हम भरपूर मजा लेते थे। मेरा बचपन बहुत ही बेपरवाह, मनमौजी और खुलेपन की भावना से भरा था, जिसकी आज के समय में बहुत कमी है। इन दिनों स्कूल के एकदम नजदीक रहने वाले बच्चे भी कभी पैदल स्कूल नहीं जाते। जब मैं छोटा था तो हम पैदल स्कूल जाते थे और दौड़ते हुए घर वापस आते थे। आजकल जब बच्चे बाहर खेल रहे हो तो माता पिता को यही लगता है कि उन्हें अपने बच्चों के आसपास ही होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग खेलते थे तो हम दिन ढलने तक खुले मैदानी इलाकों में जंगली घोड़ों की तरह दौड़ लगाते। दादी नानियों की निगरानी के दायरे में होने की वजह से माता पिता को भी हमेशा तसल्ली रहती थी कि लगातार बच्चों पर कोई नजर रख रहा है। बालपन में कल्ला का जीवन बहुत ही सहज था, उस गांव का जीवन। उदाहरण के लिए मैं किसी के भी घर में खाना खा सकता था और ये बहुत आम बात थी। ऐसे ही अधिकतर समय हमारा दोस्त या परिचित हमारे घर खाना खा लेता था। इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं। कई बार तो मैं दोपहर में 2 बार भोजन कर लेता था, एक बार घर पर और दूसरी बार किसी दूसरे के घर पर, अगर वहां पर कुछ मनपसंद बना हो तब। उन दिनों हम बच्चे पानी की बोतल कभी भी साथ नहीं रखते थे। अगर प्यास लगती थी तो किसी के भी घर का दरवाजा खटखटाकर हम पानी पी लेते थे। कुछ लोग शौचालय के लिए भी चले जाते थे। अगर आपको जाना होता तो बस जाकर दरवाजे पर दस्तक देकर अनुमति लेते और इतना ही काफी होता था। बच्चे सारी बिरादरी के बीच अपनापन महसूस करते थे। उन्हें कहीं से भी ठुकराए जाने का कभी एहसास नहीं होता था। बच्चों का हर जगह स्वागत होता था। इसके कारण उनका आत्मविश्वास और समझ सही तरीके से विकसित होते थे। एक और उल्लेखनीय अंतर था बच्चों को विशेष महसूस करवाना बनाम उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना। मेरे बचपन में हम उस सुरक्षा की भावना के बीच पले बढ़े जो परिवार और बिरादरी के प्यार और देख-रेख से आती है। लेकिन मुझे याद नहीं कि कभी मुझे ये एहसास भी दिलाया गया हो कि मैं बहुत ही खास या होशियार था।
जैसे कि मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चों को खास और होशियार महसूस करवाने पर बहुत ही जोर दिया जाता है। दादी के उस समय की तुलना हम आज के टाइम से करें तो बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। जब बच्चे को सुरक्षा की भावना देने की बजाय पूरा ध्यान उसे खास और होशियार महसूस करवाने पर दिया जाता है, तो इससे असुरक्षा का भाव पैदा होता है। पहले ये भाव माता-पिता में आता है और फिर बच्चों के मन में घर कर लेता है। जब बच्चों को खास होने का यकीन दिलाया जाता है, तो सारा ध्यान उनकी उपलब्धियों पर आ जाता है और नतीजा मेडलों और ट्रॉफियों से भरी शेल्फ के रूप में दिखाई देता है। हौसला देना एक अच्छी बात है, पर बच्चों से लगातार कुछ कर दिखाने की उम्मीद रखने से वे अच्छा प्रदर्शन करने के दबाव में आ जाते हैं। हाजी के इन शब्दों में कुछ भी अलग से समझाने की या कुछ भी मुझे ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं। ये वही चीजें हैं, ये वही शब्द हैं, वो बातें हैं जो आजकल हमारे रोजमर्रा के टाइम पे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इवन हमारे साथ ऐसा होता है। हम बच्चों को हर चीज के लिए फोर्स करते हैं, हम उनको एहसास दिलाते हैं कि यस यू कैन डू इट। तो हौसला देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उससे बार-बार तो उसको फोर्स करते हैं, उससे कहते हैं कि नहीं तुम उम्मीद से ज़्यादा अच्छा करो, तुम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, तुम करोगे, तो कहीं न कहीं वो प्रेशर में आते हैं। हम पूरे समाज को तो एक साथ कभी नहीं बदल सकते, पर अपने परिवारों में हम अपने बच्चों को और ज़्यादा प्यार देते हुए सुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम सब बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने घर के लोगों को बदल सकते हैं, हम हमारे बच्चों को बदल सकते हैं, उनको अच्छी परवरिश दे सकते हैं, उनको सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। आज के टाइम पर क्या होता है ना कि जो चीज़ें खराब होती हैं, जहाँ तक समझ में आती हैं, कि बच्चे है ना जो भी उनके साथ होता है, बच्चे घर पर आके बातें नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं न कहीं इस बात का डर रहता है कि हमने घर में बताया तो हमारी पिटाई होगी। छोटी से छोटी चीज़ पे अगर उन लोगों को चोरी हो जाता है, अरे मैंने घर में बताया तो पापा ने इस बार बोला था पिछली बार कि ये बहुत ऐसा लिया, वैसा लिया, तुम हर बार चीज़ें खो देते हो। तो बच्चे के मन में क्या डर ने घर कर लिया। बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी ना करें। ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, बच्चों की ज़्यादा प्रशंसा ना करें। बच्चों के लिए प्रशंसा का स्वर उनके अंतर्मन में एक चेतावनी के रूप में दर्ज होता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि अगर मैं अगली बार ऐसा नहीं कर सका, तो यदि मुझसे ये नहीं हो सका और इसी तरह के विचार मन में आ सकते हैं। आज आपने तारीफ की, उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके मन में क्या आएगा कि आज तो मैंने अच्छी की इसलिए मेरी तारीफ हुई है। अगर मैंने अगली बार अच्छा नहीं किया तो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। तो ये भी एक प्रेशर है। इस तरीके के विचार बच्चों के मन में आते हैं। इसके अलावा लगातार प्रशंसा करने से बच्चा आपके प्यार और ध्यान को अपनी उपलब्धियों से जोड़ देता है। उन्हें लगने लगता है कि अगर मैं और भी बेहतर करूँगा तो मम्मी-पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे। क्या जब बच्चा कुछ करता नहीं है तो क्या हमारा प्यार कम हो जाता है क्या उनके लिए? नहीं, तो ये हमें उनको एहसास कराना है। अगर मैं और बेहतर करूँगा तो मम्मी-पापा मुझे ज़्यादा प्यार करेंगे। माता-पिता होने के नाते हमें नतीजों की बजाय बच्चों की छोटी-छोटी कोशिशों को सराहना चाहिए। चाहे वे जीते हों या हारे हों। कॉम्पिटिशन होता है, जीत जाते हैं, हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं और हार जाते हैं, तो हम उनको एप्रिशिएट करते हैं। हार जाते हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। हार जाते हैं तो हम कहते हैं अरे तुम कर सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? जो चीज़ हो चुकी है उसको तो नहीं बदल सकते ना। अगर वो हार गया तो हम उसको उसने कोशिश की है, हमें उस कोशिश की सराहना करनी चाहिए। छोटे-छोटे उपायों से उनकी कोशिशों का जश्न मनाएँ। सप्ताह के अंत में आइसक्रीम, कोई मूवी दिखाने ले जाना या उनकी मेज़ पर लिख कर रखा गया नोट और फिर इस बात को यहीं छोड़ दें। हमारा ध्यान उनके भविष्य पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसी पहल उन्हें हार और जीत को एक जैसा समझने में मदद करेगी, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही माता-पिता के प्यार में कमी नहीं होती। प्रशंसा को जरूरत से ज्यादा बड़े जन्मदिन के समारोह और स्वीट 16 पार्टियों से भी दिखाया जा सकता है, जो कि आजकल बहुत ही आम बात है। जब हम छोटे थे तो हम जन्मदिन कभी नहीं मनाते थे। अधिकतर परिवारों में बच्चे के जन्म का समय और ग्रहों की स्थिति को कहीं लिख लिया जाता था, ताकि उनकी जन्म पत्री बनवाई जा सके। कभी कभार माएं खाने में मीठा बना देती,
पर इसके अलावा जन्मदिन मनाने का प्रचलन नहीं था। बच्चों को प्यार और भरपूर देख-रेख मिलती थी, पर उन्हें कुछ खास या हुनरमंद महसूस नहीं करवाया जाता था। ये उन दिनों की बात है। उन दिनों लोगों का आपस में मिलना-जुलना और सामाजिकता भी अलग थी, दिखावे की संस्कृति नहीं थी। शायद इसीलिए क्योंकि कल्ला में टीवी ही नहीं थी, उस गाँव में टीवी ही नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली ही नहीं थी, शायद इसकी ये भी वजह रही हो। मेरे पिताजी मुझे हर रोज रात में महाभारत के अध्याय पढ़कर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 1965 के मानसून के दौरान यही मेरी प्रमुख गतिविधि भी रही। मैं तब 9 वर्ष का था। गांव में आसपास के घरों से छोटे और बड़े लोग अपना खाना निपटाकर हमारे घर आ जाते। मैं लालटेन की हल्की रोशनी में महाभारत का पाठ करता, जो कि लगभग 1 घंटे तक चलता। मुझे उन सत्रों में बहुत ही आनंद आता था। आज के समय पे मैं बच्चों को तो नहीं कहूँगी, लेकिन आज के समय पे बड़ों को भी टीवी से, मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हम भी जब 4 लोग कमरे में बैठे होते हैं, तो वो बजाय एक-दूसरे से बात करने के अपने मोबाइल में रहते हैं, अपने मोबाइल में लगे रहते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा किताब लेकर बैठ जाए। उसको किताब देने के लिए पहले हमें भी तो किताब देनी पड़ेगी। हमारा सबसे अच्छा मित्र जो कहते हैं ना, वो हमारी बुक्स ही होती है। वो हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाती है। मेरे माता-पिता जिन्हें सारा दिन बहुत सारी चिंताओं में बिताना पड़ता था, उनके लिए ऐसी शामें एक तरह की फुर्सत लाती थी, जब जीवन सीधा-सादा था लेकिन आसान नहीं था। जो भी हो, हमारे सीमित साधनों से 5 बच्चों को पालना, दादी माँ की देख-रेख करना कोई आसान बात नहीं थी। पर मेरे माता-पिता को एक बात की भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उन्हें सबका भरपूर सहयोग मिलता था। मेरी माँ जब घर का कामकाज देखती थीं और पिताजी खेतों में काम किया करते थे, तब उन्हें बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक तरह से देखें तो हमारी परवरिश केवल वे दोनों ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पूरा गाँव ही हमारा परिवार था। हम पाँचों भाई-बहन हमारे माता-पिता, दादा-दादी, काका-काकी की स्नेह भरी देख-रेख में पलकर हम सभी बड़े हुए। घर के किसी बुजुर्ग के लिए अपने परिवार के या किसी पड़ोसी परिवार के बच्चे को अनुशासित करना सामान्य था। मैं ये बात अच्छी तरह जानता था, क्योंकि अक्सर मुझे इसका सामना करना पड़ता था। बड़े बुजुर्ग सख्ती बरतते थे, पर अब जाकर समझ में आता है कि उनके असीम स्नेह के आगे अनुशासन फीका पड़ जाता था। बुजुर्गों के पास समय की कमी नहीं थी और वे हमें नैतिक शिक्षा देने की कोशिश करते थे। कविताओं, किस्सों और प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने हमें ईमानदारी, समर्पण, श्रद्धा और आस्था का पाठ पढ़ाया। वे न केवल बच्चों का सहयोग तंत्र थे, बल्कि गांव की युवा पीढ़ी के भी सहायक थे। जहाँ पहले जमाने के संयुक्त विशाल परिवारों के अपने फायदे थे, वहीं कुछ समस्याएं भी थी। टूथपेस्ट से लेकर रुपए पैसे तक हर चीज में पूरे परिवार की साझी हिस्सेदारी थी। कारण कभी-कभार आपसी मनमुटाव भी हो जाता था। किसी भी तरह का निर्णय घर के बड़े लोग ही करते थे, जो कि पूरे परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए लिए जाते थे वो निर्णय। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि विवाह है, एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें 2 परिवार एक होते थे। सामान्य रूप से यही माना जाता था कि जिससे आपका विवाह होगा, आप उसी से प्रेम करेंगे। महिलाओं का सम्मान तो था, लेकिन वे सशक्त नहीं थीं। वे परिवार के लिए काफ़ी त्याग करतीं, लेकिन संपत्ति में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। आगे है, दादी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। माता-पिता या दादा-दादी से बात करें और उनसे उनके बचपन के बारे में पूछें। उनसे पूछें कि जब वे बड़े हो रहे थे तब उनका जीवन कैसा था? कौन उनकी देख-रेख करता था? कौन उन्हें कहानियाँ सुनाता था? वे अपनी छुट्टियाँ कैसे मनाते थे? उनसे कहें कि जहाँ तक उन्हें याद हो, वे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए अपने बचपन की कुछ बातें बताएं। यदि संभव हो, तो उनकी यादों के इस कीमती खजाने को रिकॉर्ड कर लें। इस तरह उनकी यादें भावी पीढ़ियों के लिए संजोकर रखी जा सकती हैं।
ऐसा करने से हम उन चीज़ों के लिए भी आभार प्रकट कर सकेंगे जो आज हमारे जीवन में मौजूद हैं। तो ये काम हमें आज ही करना है। जिनके भी माता-पिता हैं या दादा-दादी हैं, आप उनसे उनके बचपन के बारे में ज़रूर पूछिए। वो क्या करते थे? कैसे वो बड़े हुए? स्वास्थ्य की देख-रेख भी एक बड़ी समस्या थी। पहले के टाइम पर बीमारियाँ बहुत होती थी क्योंकि ये टीके अभी चलने लगे हैं, पहले नहीं थे। संक्रमणों से बचाव करना तो और भी कठिन था। साफ-सफाई का भी बहुत अभाव था और किसी भी तरह का संक्रमण बहुत ही तेज़ी से फैलता था। प्रायः बच्चों को जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती थी। कई बच्चे जन्म के समय जीवित न बचते। अतीत परिपूर्ण नहीं था और अधिकतर परिवारों के लिए यही सच था। इसके विपरीत आजकल के परिवारों में युवा पीढ़ी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए कहीं ज़्यादा आज़ादी मिलती है। तकनीक, स्वास्थ्य की देख-रेख और शिक्षा ने हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधार दिया है। हालाँकि अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, फिर भी परिवारों और समाज में महिलाओं के स्तर में सुधार हुआ है। पर गाँव का क्या हुआ? क्या हमने उस सामुदायिक भावना का गैर लाभ उठाया है? शोध बताते हैं कि अच्छे रिश्ते हमें प्रसन्न और सेहतमंद रखते हैं। हार्वर्ड एडल्ट स्टडी के प्रसन्नता पर हुए विशद अध्ययन में 82 वर्ष का शोध शामिल है। वो शोध बताता है कि गांव या लोगों को साथ जो है वो बहुत मायने रखता है। हमारे बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक हित के लिए गांव और समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकल परिवार जो होते हैं वो आजादी देते हैं। अब एकल परिवार की हम बात करते हैं। 20वीं सदी के मध्य में एकल परिवारों का चलन बढ़ा। जैसे-जैसे दुनिया में शहरीकरण बढ़ने लगा, लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। उस शहर के लोग आने लगे, शहर की तरफ आने लगे। भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे कुछ देश प्रतिभाओं की देन बने। भारत में 1900 के आरंभिक दशकों में किसी के लिए जहाज पर सवार होकर समुद्र पार करने की पाबंदी थी। एक सदी आगे आए तो भारतीयों को दुनिया के हर हिस्से में प्रवास करते देखा जा सकता है। यूएस में हर 7वां डॉक्टर एक भारतीय है। हमारे परिवार ने भी गांव छोड़ दिया। 1980 के आरंभिक दशक में ही मेरे अधिकतर भाई-बहन टल्ला गांव से गुजरात के अन्य शहरों में जाकर बस चुके थे। मेरे बड़े भैया और उनका परिवार गांव के घर और खेती की देखरेख करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हमेशा वहां नहीं रहता। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूएस चला गया और न्यूयॉर्क शहर में अपनी उद्यम संबंधी यात्रा मैंने आरंभ की। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, जो अब विवाहित हैं और उनकी भी संतानें हैं। वे यूएस में रहते हैं और अपने व्यवसाय बढ़ाने में व्यस्त हैं। मेरी कहानी मेरी पीढ़ी के बहुत से लोगों की कहानी से मेल खाती है। मैं जब सोचता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान परिवार किस तरह बदले हैं, तो एक बड़ा ही अंतर जो दिखाई देता है वो है सामूहिक से व्यक्तिगत की ओर। परिवार के भीतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और पसंद उभर कर सामने आती हैं। समय के साथ समुदाय का रुझान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। इसका परिणाम था कि एकल परिवार सामने आए। एकल परिवार एक आत्मनिर्भर इकाई होती है, सेल्फ डिपेंड रहते हैं, जो कि निजी गोपनीयता और स्वतंत्रता जिनको प्राप्त होती है, वो निजी गोपनीयता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। विस्तारित परिवार का प्रभाव ज्यादा नजर नहीं आता। उदाहरण के लिए अधिकतर परिवारों में आज जब बच्चे कमाने लगते हैं तो उनकी आमदनी माता पिता से अलग हो जाती है। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि ये सही है या गलत है, बस पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छी आमदनी, निजी स्वतंत्रता और तकनीक के आगमन ने पैसा खर्च करना आसान बना दिया है। आज एक बटन के क्लिक पर आप कप से लेकर कोंडो यानी कि अपार्टमेंट तक सब कुछ amazon.com पर खरीद सकते हैं, अमेज़न से। पहले ज़माने में अधिकतर परिवारों के लिए जीवन बहुत ही सीधा-सादा था, लेकिन आसान तो उस समय भी नहीं था। आज एकल परिवारों के लिए जीवन तो आसान है, लेकिन सरल नहीं। एकल परिवारों में
माता पिता को ही सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। अक्सर स्कूल में स्नो डे यानी कि रेनी डे या किसी और वजह से अचानक छुट्टी हो जाए तो काम पर जाने वाले माता पिता की बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। भोजन और खेलने की व्यवस्था जैसी छोटी छोटी बातें भी तनाव का कारण बन गई है कि उनके पास मदद के लिए कोई नहीं। अब वो सहयोग तंत्र नहीं रहा, डीआईवाई यानी कि सब कुछ स्वयं करो। जीवन शैली में कामों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं लेता। एक छोटा सा भी काम नजरअंदाज हुआ तो कामों का अंबार दिखने लगता है। मैंने कई युवा परिवार देखे हैं जो इन सारे कामों को पूरा करने में दिन रात जुटे रहते हैं। माओ को घर से बाहर पेशेवर और घर में होम मेकर की दोहरी भूमिका भी निभानी पड़ती है। पिता कई तरह के काम करते हैं। माता पिता के तनाव की वजह उनका काम नहीं बल्कि सहयोग तंत्र का अभाव है। ये होता है इसी परिवार में बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंड होते हैं। आज अगर स्कूल में आपका बच्चा है और अचानक उसको छुट्टी मिल जाए और आप दोनों ही जॉब पर हैं। पहले के टाइम पर जैसे दादी बता रही थी कि छुट्टी हो जाती थी। आज के टाइम पे घर अगर स्कूल से 2 घर छोड़ के भी है तब भी पेरेंट्स को उनको छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है और उस समय पैदल ही चले जाओ, पैदल ही घर आ जाओ, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई चिंता वाली बात नहीं थी क्योंकि पूरा गाँव ही परिवार था। आज का समय भी ऐसा है कि हम भरोसा भी नहीं कर पाते किसी पे। आज के समय पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो हम देख रहे हैं, अब पहले जैसी बात नहीं रही है। हमारे पास वो सहयोग भी नहीं। अगर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ है तो माता-पिता के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। एकल परिवार में नवजात शिशु का स्वागत करना तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये बहुत ही खर्चीला और तनावपूर्ण भी होता है। परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन की खुशी को ऐसे शब्दों में बयान नहीं करते। जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक रिसर्च के अनुसार बेरोजगारी, तलाक या प्रियजन की मृत्यु के अनुभव की तुलना में माता-पिता पहली संतान के जन्म के पहले वर्ष में अपनी खुशी के स्तर में कहीं ज्यादा कमी महसूस करते हैं। किसकी? अपने परिवार का पालन करना सराहनीय हो सकता है, पर सब कुछ अकेले करने से इसका आनंद जाता रहता है। पहले के ज़माने में चाहे कोई परिवार धनी होता या निर्धन, हर किसी के पास एक सहयोग तंत्र रहता था। तो परिवार उसके साथ है तो उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब। कठिन समय के लिए सबके पास सहारे के लिए कंधा होता था। आज धनी व्यक्ति अपने लिए पूरा गांव खरीद सकते हैं। वे आया, रसोइया और सफाई करने वाले सहायक रख सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार तो अर्निंग टू अफोर्ड डे केयर सिंड्रोम यानी कि बच्चे को डे केयर में रखने से माता पिता को अतिरिक्त कमाई करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये चीज को हल करने में ही उलझे हुए हैं। किसको? अर्निंग टू अफोर्ड डे केयर सिंड्रोम। मध्यम मिडिल क्लास लोग, जिन परिवारों की आय और भी कम है, उनके हालात तो और भी बुरे हैं। अधिकतर माता-पिता को परिवार का भरण-पोषण करने के लिए दिन-रात काम करना पड़ता है। जब वे ऐसा करते हैं, तो बच्चे अपना अधिकतर समय स्क्रीन पर बिताते हैं और कई बार भयानक डिजिटल गलियों में अकेले ही भटकने लगते हैं। आजकल एकल परिवारों का यह अलगाव हम सबको प्रभावित कर रहा है। अलगाव से अकेलापन पैदा होता है जो कि सार्वजनिक रूप से सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। एक दिन में 15 सिगरेट पीने से एक दिन में 15 सिगरेट पीने से सेहत को जो नुकसान होता है उतना ही नुकसान लंबे समय तक अकेले रहने से भी सेहत को होता है। 2018 में हुए एएआरपी सर्वेक्षण के अनुसार यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें यूएसए में 45 की आयु से अधिक 3 वयस्कों में से एक व्यक्ति जो है वो अकेलापन महसूस करता है। ये एक सर्वे हुआ है।
कि हर 3 में से 1 आदमी खुद को अकेलापन महसूस करता है। और जो निर्धन परिवार होते हैं वहाँ पे 2 में से हर एक इंसान अकेलेपन का शिकार है। जापान और यूके जैसे दूसरे विकसित देशों में भी अकेलेपन के चौंका देने वाले स्तर दिखाई दे रहे हैं। यूके में सरकार ने एक विशेष मंत्रालय बनाकर एकाकीपन मंत्री भी नियुक्त किया है। ये हाल है हमारा आज का। आज रिश्तों में पहले जैसे भाव नहीं रहे, क्योंकि हमने अहमियत पैसे को दे रखी। पहले जैसी बातें नहीं रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे मन में भी छल, कपट, जलन, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये सभी चीज़ें रहती हैं। आगे भी क्या आप चिंतित हैं, तो आप इसे आज़माएँ। अगली बार जब भी आप स्वयं को किसी भी तरह की चिंता से घिरा महसूस करें, तो आप इसे आज़मा कर देखें। अपनी डायरी में लिखें कि आपको किस बात की चिंता सता रही है। उदाहरण के लिए, मान लें आपको अपनी नौकरी खो देने की चिंता हो रही है, तब आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। क्या आपको चिंतित? तो लेकिन उसमें लिखा है कि मैं अपनी नौकरी खोने के डर से चिंतित हूँ। यहाँ पर दादी ने एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आपको आपकी भी नौकरी खो देने की चिंता हो रही है, तो आप इस समस्या को हल कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे कि किस बात का डर है। डर किस बात का है कि मैं अपनी नौकरी खोने के डर से चिंतित हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरी कंपनी में कटौती करने के लिए लोगों को निकाला जा रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपना रिज्यूम फिर से बनाना है, अपना बजट देखना है और कुछ नए कौशल सीखने शुरू करने हैं। जब हम अपनी चिंताओं को कहीं लिख देते हैं ना, तो हमारा ध्यान भय और व्याकुलता जैसे नकारात्मक भावों से हट जाता है। समस्या को शब्दों में पिरो देने से उसे उसके उचित आकार में लाया जा सकता है। तो डायरी लेखन से आपका ध्यान समस्या और नकारात्मकता से हटकर हल खोजने पर आ जाएगा। दादी हमेशा कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, आपको लगता है कि मुझे इसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो हमेशा उस बात को डायरी में लिखो और समर्पित कर दो कि भई मैंने लिख दिया, अब आप जवाब दो। आप यकीन कीजिए आपको जवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो दादी ने साफ लिखा है कि उस ऐसा करने से हमारा ध्यान जो है ना, वो एक्चुअल में समस्या और नकारात्मकता से हटकर उसका हल खोजने में लग जाते हैं हम, जो कि हमें चाहिए होता है। तो अकेलेपन के भाव के साथ एक छवि दिमाग में कौंधती है कि एक दादी अपने घर की खिड़की से सूनी निगाहों से बाहर ताक रही है। लेकिन ये तस्वीर और भी दुखदाई है। हेल्थ सर्विस कंपनी सिग्ना ने 2018 में 20,000 वयस्कों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया कि हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा अकेलेपन का शिकार है। ये हमारे बच्चे ही हैं जो उस अकेलेपन से जूझ रहे हैं। युवा पीढ़ी, यूथ जनरेशन। इस दुनिया में समुदाय रूपी अपनेपन का भाव कम होता जा रहा है, उसमें हम अपने बच्चों को खुशहाल और दृढ़ कैसे बना सकते हैं? इसका हल पाने के लिए हमें उसी ओर जाना होगा जिसने इंसानों को इस धरती की सबसे उन्नत प्रजाति बनाया है। हम एक साथ उन्नति करते हैं। हम मनुष्य सामूहिक शिक्षण में बहुत ही अनोखे हैं। समय और पीढ़ियों के साथ-साथ सूचना को बाँटना, उनका संग्रह और संचय करना भी शामिल है। पहले ये सूचना हाव-भाव के माध्यम से दी जाती थी, फिर मौखिक रूप से दी जाने लगी और फिर प्रतीकों के साथ और अब सूचना के अन्य माध्यमों से भी दी जाने लगी है। जब हमारे पुरखों ने सीखा कि आग कैसे जलानी है या शिकार कैसे करना है, तो उन्होंने उसे अपने बच्चों को भी सिखाया। उन्होंने गुफाओं में चित्रों को बनाकर और लिखित व मौखिक भाषा के माध्यम से अपनी शिक्षाओं को भावी पीढ़ियों को सौंपा। लेकिन पशु जगत में यदि कोई बंदर किसी छड़ी की मदद से पेड़ पर लटके आम तोड़ना सीख लेता है, तो वो ज्ञान उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। आमतौर पर पशुओं में एक से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान को हस्तांतरित करने की योग्यता नहीं पाई जाती। ऐसे बंदरों के उदाहरण मिलते हैं जिनमें एक या दो कौशल दूसरी पीढ़ी को सिखाने की योग्यता पाई गई है। सामूहिक शिक्षण एक गुण है जो केवल इंसानों में ही पाया जाता है और यही कारण है
कि हम सामूहिक रूप से विलुप्त होने की घटनाओं से बचते हुए दूसरी प्रजातियों के मुकाबले अभी तक जीवित हैं। और मानव विज्ञान का ये पाठ माता-पिता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे समाज में एक परिवार ही होता है जो सामूहिक शिक्षा की बुनियाद होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए सामूहिक शिक्षा परिवार से ही तो स्टार्ट होती है। पहली शिक्षक माँ होती है ना, उसके लिए उचित शब्द शिक्षक नहीं बल्कि गुरु यानी कि आरंभकर्ता होना चाहिए। माँ बच्चे को जन्म देती है और फिर संसार में उसकी यात्रा आरंभ कराती है। इसके बाद पिता जो होते हैं वो गुरु की भूमिका निभाते हैं और तीसरे स्थान पर घर के बड़े बुजुर्ग आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्कूल, दोस्त और समाज में सब बच्चे की ये सामूहिक शिक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन परिवार की भूमिका जो है वो तो आधारभूत है, बहुत ही बेसिक है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। बच्चे की मतलब परिवार ही जो है वो बच्चे के रवैये, व्यवहार और चरित्र का ढांचा बनाता है कि आगे चलकर बच्चा कैसा बनेगा। बाद में आगे जाकर बच्चा बड़ा होता है और उसके आत्म विकास में अध्यापक और मेंटोर यानी कि सलाहकार एक अहम भूमिका निभाते हैं। हमें माता-पिता, बुजुर्गों और अध्यापकों की उपस्थिति के बारे में भली-भांति मालूम है, जो जीवन में संस्कार देते हैं। इनके अलावा जीवन में एक पांचवी गुरु भी हैं, जो मौन उपस्थिति रखते हैं। उन्हें हम भगवान, स्रोत अथवा प्रकृति का भी नाम दे सकते हैं। जब बच्चा बड़ा होकर जीवन के गहन अर्थ पर आत्म मंथन करता है, तब गुरु की भूमिका उसे आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने की होती है। अक्सर धर्म और आध्यात्मिकता दोनों ही शब्दों को एक अर्थ में उपयोग किया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये दोनों ही शब्द पूरी तरह से अलग है एक दूसरे से। धर्म ज्ञान है और उस ज्ञान को अभ्यास में उतारना ही आध्यात्मिकता है। इस तरह से किसी बच्चे को उसकी आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ होगा दिल के गुणों को विकसित करना। कैसे गुण? दया का गुण, ईमानदारी, विनम्रता, प्रेम, करुणा, संतोष और साहस। ये सभी दिल के ऐसे गुण हैं जो बच्चे को आध्यात्मिक रूप से पोषित करते हैं। आप अपने समुदाय के बारे में सोचिए। जब आप छोटे थे, तो कौन से लोग आपके दिल के बहुत करीब थे? याद कीजिए। सहयोग ने किस तरह से आपकी सहायता की थी और वे लोग अब कहाँ हैं? क्या आपके बच्चे उन्हें जानते हैं? बच्चों को उस समुदाय से नजदीकियां बढ़ाने के लिए आप अपनी ओर से क्या कर सकते हैं? इस बारे में आप सोचिए। पिताजी बताते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था, तो गांव में सामूहिक शिक्षण हमारे जीवन का एक हिस्सा था, पर आजकल के बच्चे ऐसे परिवारों में बड़े हो रहे हैं जो तेजी से छोटे होते जा रहे हैं। हाँ, पहले भरा पूरा परिवार हुआ करता था, वहाँ पहले हो रहा था कि दादा-दादी, मम्मी-पापा और बच्चे, लेकिन अब ये चीज़ कहाँ जा रही है, अब सिर्फ मम्मी-पापा और बच्चे। भले ही हमारे बुजुर्ग ज़्यादा कुछ न बोले, हमारे साथ ज़्यादा कुछ साझा न करें, पर उनकी मौजूदगी ही अपनेपन का एक परिवेश बनाती है। वे जिस तरह से भोजन करते हैं, जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह भावनाओं को समझते हैं, ये सब कुछ हमारे बच्चों के लिए सीखने योग्य है और वे सभी इससे वंचित हो रहे हैं। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम अपने प्रियजनों के साथ अपने संबंधों को पहले जैसा कैसे बना सकते हैं? शायद इसका जवाब तकनीक में छुपा है। हो सकता है कि हमें अपने जीवन के लिए कुछ अलग चुनाव करने पड़े। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये काम तो सरकार का है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें याद दिलाने में मदद करेगा कि गाँव जो है वो लोगों से बनता है। यदि परिवार एक दूसरे के लिए साथ आए तो हालात बदल सकते हैं। हम एक दूसरे का साथ दें तो हालात बदल सकते हैं। परिवार के लोग इकट्ठे होकर रहें तो हालात बदल सकते हैं। हम सभी आपस में बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमारा सामूहिक प्रारब्ध एक जैसा है। जब हमारा संबंध ऐसा है, तो क्या छोटी-मोटी बातों को हमें आपस में अलग करना चाहिए?
हमें खुद को याद दिलाना होगा कि चाहे हम कितने भी संपन्न हो जाएं, कितना भी स्वस्थ महसूस करें या फिर कितनी भी हम प्रगति कर लें, हमें फिर भी हमेशा एक दूसरे की आवश्यकता है। हमारे बच्चे और बुजुर्गों को अब भी लोगों का अपनापन चाहिए। हम सभी को अपने लोगों का साथ चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा समुदाय बनाएं जिसमें हम सभी फल फूल सकें। कि एक गांव चाहिए, पूरा का पूरा एक गांव चाहिए। ये था हमारे सिद्धांत का पहला अध्याय कि एक गांव जो है वो लोगों से बनता है, ना कि किसी एक जगह से। दैनिक दुनिया, हर अध्याय के बाद हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जो कि दैनिक दुविधा यानी कि जो किसी ने दादी से पूछे हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको जो जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दादी ने उनके जवाब के थ्रू हमको क्या समझाया। कभी कभी क्या होता है कि वो प्रश्न हमारे भी मन में होता है, लेकिन हमें उसका जवाब इस तरह से मिलता है। चलिए, प्रश्न है, मैं और मेरी पत्नी मैं और मेरी पत्नी अपने जीवन के रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए 5 वर्ष पूर्व शहर आए गए थे। 5 वर्ष पूर्व शहर आ गए। हाल ही में हमारी एक संतान हुई है और हम नहीं जानते कि छोटे बच्चे को कैसे पालते हैं। हमें लगातार बस यही चिंता रहती है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्या हमें अपने कस्बे में वापस जाकर कुछ समय तक अपने माता-पिता के साथ रहना चाहिए? आखिर हमें क्या करना चाहिए? दादी कहते हैं, आपको बच्चे के जन्म की बधाई। इन दिनों अधिकतर दंपत्ति ऐसे हैं जिन्हें बच्चों की देखभाल करने का पहले से कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। आप चिंता न करें, आप करते करते समय के साथ सीख जाएंगे। अपने दिल पर भरोसा रखें और मदद मांगने में झिझक न करें। लोग हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मिलनसार और मददगार होते हैं। अगर आप परिवार के पास रहने जा सकते हैं तो ये अच्छी बात है। महामारी के दौरान घर से काम करने की सुविधा होने के कारण लोगों को अपने माता-पिता के नजदीक रहने का अवसर मिला है। घर में बुजुर्गों की उपस्थिति से माता-पिता और बच्चे के बीच का संबंध बेहतर बनाने में मदद मिलती है। खास तौर पर इससे माँ और बच्चे का नाता मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, कई अध्ययनों से पता चला है कि किस तरह परिवार में दादी के होने से माँ और बच्चा बेहतर संपर्क विकसित कर पाते हैं। इससे आपका तनाव भी कम होता है और आप दूसरे कामों पर भी ध्यान दे सकते हैं और बारी-बारी से बच्चे की देख-रेख भी कर सकते हैं। ये दादी का कितना प्यारा जवाब है कि परवरिश कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा है, आप करना चाहते हैं, आप खुद पर भरोसा रखें, आप अकेले भी परवरिश कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल है, अगर हमें लगता है कि हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता है, तो मदद लेने में झिझक कैसे? जो बड़ों से सीखते हैं वही अपनाते हैं। तो हमें वही माहौल देना है। ये था पहला अध्याय कि गाँव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। और अध्याय 2 के बाद पहला सिद्धांत हमारा समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम 9 सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमारे सत्र में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।